Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Our today's topic is balancing the chemical equation. हम देखेंगे कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं. हमारे पास टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस होती हैं बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी. From this to till this example, the chemical equation in which the number of atoms of each substance on both sides of the equation, reactant side and product sides are equal, is called balanced chemical equation. वो वाली chemical equation जिसमें हमारे पास number of atoms जो हैं of each substance, हर substance के लिए दोनों साइड्स पे, दोनों साइड्स कौन कौन सी है, रिएक्टेंट्स वाली, वो वाले सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो जो न्यू बन रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं. तो जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम का नंबर जो है वो इक्वल रहेगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल द केमिकल इक्वेशन HCl NaOH हाइड्रोक्लोराइड है एक्वस स्टेट में, ये क्या है, रिएक्टेंट है. अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड द सेकंड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हमारे पास H2 आ गए, हाइड्रोजन की 2 आ गई. क्लोरीन के कितने एटम हैं, एक है. यहाँ पे ये क्लोरीन का एक आ गया और यहाँ पे सोडियम हमारे पास कितना है, एक है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के भी एटम्स की तादाद जो है वो सेम है एज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और बाकी जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनकी भी सेम है. तो इस तरह हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक प्रॉपर balanced chemical equation है. The chemical equation in which the number of atoms of each substance on both sides of the equation, reactant side and product side, is not equal, an unbalanced chemical equation. वो वाली equation जिसमें हमारे पास number of atoms जो हैं of each substance on both side of the equation, यानी कि reactants में जो है हमारे पास atoms का number different होगा as the नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा हो सकता है या फिर रिएक्टेंट्स में हमारे पास ज़्यादा हो सकता है. इसके एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और क्लोरीन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, HCl एक हाइड्रोजन है और क्लोरीन Cl मीन्स के क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल है. ना इसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है बैलेंस है और ना हमारे पास जो है क्लोरीन वो बैलेंस है. अब इनको हम करेक्ट कैसे करते हैं या बैलेंस कैसे करते हैं. अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. द ट्रायल एंड एरर मेथड दैट इज कॉमनली यूज्ड. ट्रायल एंड एरर मेथड जो है उसको हम अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग coefficients before symbols or formula is continued till the number of atoms of each substance on both sides of the equation becomes the equal. हम इसको तब तक जो है coefficients के ज़रिए या symbols के ज़रिए या formulas जो हमारे होते हैं उनको तब तक बैलेंस करते हैं जब तक हमारे पास reactants में और products में number of atoms जो है वो equal नहीं हो जाता. अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास, उसके हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको काउंट कर लेना है. लाइक अगर हाइड्रोजन है आपके पास, उसको हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 इस तरह से आप नंबरिंग करके फिर उसको प्रोडक्ट में काउंट कर लेंगे. फिर पहले आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ कोई भी सब्सटेंस जो है उसको लिखना है. देन आपने उनके एटम्स को काउंट करना है. वर्क विद वन सब्सटेंस एट टाइम. क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक एटम को पकड़ेंगे और उसकी जो नंबर ऑफ एक सब्सटेंस को पकड़ेंगे और उसका एक नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको इक्वल करेंगे इन प्रोडक्ट एंड एज वेल एज इन रिएक्टेंट्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड प्रोडक्ट को पकड़ेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे. मल्टीप्लाई द सिंबल और फार्मूला विद सुटेबल इंटीग्रल्स
on that side of the equation where the number of atoms of a particular substance is less and try to balance the atoms on both sides of the equation. ठीक है, उसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम उस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास नहीं एडजस्ट हो रहा तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके इंटीग्रल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके उसकी पावर लगा देते हैं और इससे हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उसके एटम्स के नंबर्स को हम इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं. स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स. जो स्मॉल नंबर होता है ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम 2, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उसके एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं. रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द सब्सटेंसेस वन बाय वन. हर जो सब्सटेंस है उसके लिए हम अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया कि पहले लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारा कोई भी एक एटम जो भी आपने पकड़ना है उसके कोई भी एक सब्सटेंस के नंबर को आप इक्वल करेंगे. देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट. Some examples of the balancing the chemical equations are as नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं. अब यहाँ पे देखें 2 ही नाइट्रोजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, NH3 बन गया. मीन्स के हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आ गए और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल आ गया. ये है तो अमोनिया हमारे पास बन रहा है, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल आर बैलेंस इक्वेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स. नंबर ऑफ एटम्स जो हैं किसी भी सब्सटेंस के उसको हम काउंट करेंगे. लाइक हम रिएक्टेंट्स में देखते हैं, रिएक्टेंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं. लेकिन प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में 3 एटम्स हैं, जबकि रिएक्टेंट्स में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे. अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन जो है वो भी अनबैलेंस्ड है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे. एड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन. अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 2 कोफिशिएंट ऐड किया, मीन्स कि यहाँ पे हमारे 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो गए. अब यहाँ पे 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स में भी हैं और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास 2 नंबर ऑफ 2 एटम के 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड नाइट्रोजन. अब यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे अब 6 हो गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, हम अब नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. अब स्टेप 2 में क्या होता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हमने. हाइड्रोजन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H3 है और 3 2 6 आ गया. तो हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ हम इसकी कोफिशिएंट पार्ट जो है वो लगा देंगे. 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड H2 मीन्स के टोटल 5 हो गए, सॉरी 6 हो गए, और यहाँ पे 3 2 6, और यहाँ पे हमने इसको इसी तरह से 2NH3 करके हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया और नाइट्रोजन के एटम्स जो हैं उनको भी बैलेंस कर लिया. तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है. एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम. इसमें हमारे पास CH4 है और O2 है. अब यहाँ पे H के कितने एटम हैं, 4 हैं. यहाँ पे H के हमारे पास कितने हैं, 2 हैं. तो 2 किधर गए, अनबैलेंस हो गया ना. अब यहाँ पे कार्बन के हमारे पास कितने हैं, 1 है, 1 आ गया, कार्बन जो है वो बैलेंस है. और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 2 एटम्स हैं. लेकिन यहाँ पे O2 ये भी आ गया और ये भी आ गया, मीन्स के प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम हो गए. अब यहाँ पे हमारी जो है हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है. अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो फर्स्ट वन जो है दैट इज कार्बन. कार्बन का रिएक्टेंट्स में भी 1 एटम है और प्रोडक्ट्स में भी 1 एटम है. तो इस तरह से कार्बन जो है ये क्या होगी, ये बैलेंस होगी. और हाइड्रोजन जो है इसके रिएक्टेंट्स में हमारे पास ये देखें 4 है एटम्स, जबकि हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं. तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, मीन्स के H इज हाइड्रोजन इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड. अब यहाँ पे ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स हैं और 3 एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के हैं प्रोडक्ट्स में. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हमारी है ये अनबैलेंस है. अब सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. स्टेप 2 में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हमने कोफिशिएंट को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा कोफिशिएंट ऐड करेंगे, 2 2s are 4। तो इस तरह से हमने इसको कोफिशिएंट को ऐड किया तो H4 था, इधर भी क्या हुआ, H4 हो गया, मीन्स हाइड्रोजन जो है हमारा वो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसमें हमने क्या करना है, 4 जो है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी हमने 2 कोफिशिएंट ऐड कर दिया और इस तरह से 2 2s are 4 ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा ऑक्सीजन जो है ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब सारी जो प्रोडक्ट्स हैं सेम नंबर ऑफ एटम्स के साथ बैलेंस हो जाएंगी तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएंगी। इसी तरह से आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है एंड 4 है। ये जो हैं एग्जांपल्स ये आप खुद बैठ के कॉपी पे करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है दिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर इन 1785। लेवाइजर जो था एक साइंटिस्ट था जिसने केमिस्ट था, केमिस्ट्री दान, कीमिया दान था, जिसने इस कानून को, मादा के कानून को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हमें बताया। दिस लॉ स्टेट्स, ये बेसिकली ये लॉ जो है ये कहाँ से, यहाँ से आप ये भी पॉइंट लिखेंगे केमिस्ट वाला, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इस कानून के मुताबिक हम कहते हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस इज नेदर क्रिएटेड, मैस जो है मादा जो है इज नेदर क्रिएटेड, ना उसको हम बना सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, ना हम मादा को बना सकते हैं और ना ही हम उसको तबाह कर सकते हैं, बल्कि हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील ज़रूर कर सकते हैं। तो इसकी यही स्टेटमेंट है दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass neither be created nor destroyed but it changes from one form to another, इसको हम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल कर सकते हैं। In other words, during a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of reactants। जैसा कि हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, इसी तरह हम इस चीज़ को देखेंगे कि टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का है वो सेम रहता है प्रोडक्ट में भी। तो ये हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैस। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसके एपरेटस में हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, वेट बैलेंस है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। एक जो है उसमें हम कॉनिकल फ्लास्क में हम लेंगे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को फ्लास्क के अंदर रखेंगे इन सच अ वे दैट द बोथ सॉल्यूशंस डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, इस तरह से रखेंगे कि दोनों जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। सील द फ्लास्क विद द कॉर्क, एक कॉर्क लिड के साथ हम इसको कवर करेंगे। शेक द टेस्ट ट्यूब इन फ्लास्क एंड अलाउ टू सॉल्यूशंस टू मिक्स विद ईच अदर, फिर उन दोनों सॉल्यूशंस को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस टू बोथ सॉल्यूशंस एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। और इन दोनों के जो हैं वेट को हम मेजर करेंगे। अब ये जो बच्चों एक्टिविटी है दिस इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मैस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि दो सॉल्यूशंस को हमने अलग अलग रखा, उनको जब रिएक्ट कराया तो उनका जो मैस है दैट रिमेन्स सेम। अब इसमें आप देखें, थ्रू दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का हमने वाइट प्रेसिपिटेट जो है एज अ प्रोडक्ट हासिल किया और इसमें हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है एंड सोडियम क्लोराइड है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेंगे, AgCl NaNO3 बनाएंगे और इस तरह से हमारे पास the number of atoms in each substance after the chemical reaction in products remain same. We also notice that during a chemical reaction total mass of the product is equal to the mass of reactants. इस तरह से this verifies the laws of conservation of mass, यानी कि ये verify करता है law of conservation of mass को कि हमारे पास नंबर ऑफ मैस, द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम एज द टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे भी ये इसी तरह की ही एक हमारे पास
एक्टिविटी है, लेकिन हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे पास लाखों हज़ारों में जो हैं केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। इनको हम मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम करते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कम्बिनेशन रिएक्शंस में हम देखेंगे कंबाइंस मीन कंबाइन करना, दो चीज़ों का मिल के एक नई चीज़ को बनाना। अब अगर ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इसमें आप ब्रीफली इनको सारी रिएक्शन की टाइप्स को विद वन केमिकल इक्वेशन डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपका यहाँ से ये डेफिनेशन इसकी और विद टू जो है इक्वेशंस वो इनफ है, ठीक है। और अगर शॉर्ट में लॉन्ग में आता है तो ये आप सारी टाइप्स को विद वन केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ओके, कम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू आर more substances to form one compound is called combination reaction. Chemical combination किन का? टू सब्सटेंसेस का या दो से ज़्यादा का क्या बनाने के लिए? एक न्यू कंपाउंड, यानी कि एक न्यू प्रोडक्ट ऐसे जिसमें दो चीज़ें मिलकर बन रही हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और बाकी ये इसको H2 को हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सा ऐड किया है? 2। हाइड्रोजन और क्लोराइड जो है ये मिलके क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाएंगे। इसी तरह ये फर्दर आपकी सारी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन होता है तोड़ना। हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में भी, डिकम्पोज करना, तोड़ फोड़ करना। A chemical reaction during which a compound splits up into two or more substances is called decomposition reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास दो कंपाउंड्स, एक कंपाउंड जो है, कंपाउंड क्या होता है? दो चीज़ों से या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनना। तो वो क्या करता है? वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यूजुअली ये जो प्रोसेस है ये हीट की प्रेजेंस में होता है। हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट है यहाँ पे हमारे पास। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस क्या होता है बच्चों? एक जगह से, एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करना या फिर डिस्प्लेस होना, मूव होना। तो यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक होगी आपकी। कंप्लीट विद एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम। रिप्लेस करना यानी कि एक एटम को दूसरे से बदल देना। अ रेडिकल बाय एन अदर इन अ कंपाउंड, जो दूसरा हमारे पास सब्सटेंस है उसके एटम्स के साथ उसको चेंज कर देना। द एबिलिटी of an atom or radical to displace an other depends upon its electropositive or electronegative nature. अब यहाँ पे हमारे पास जो एबिलिटी ऑफ एन एटम है टू डिस्प्लेस, वो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर पे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कौन कौन सी है? नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे। जिंक है और कॉपर सल्फेट है यहाँ पे हमारे पास। इसने जब रिएक्ट किया तो जिंक ने हमारे पास किसके साथ रिएक्ट किया? SO4 के साथ। और यहाँ पे कॉपर जो है वो हमारे पास अलग आ गया। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ? द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिंक, जिंक जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसने क्या किया? इसने डिस्प्लेस किया विद द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट कॉपर सल्फेट। इसी तरह से हमारे पास ये है 2 KBr जो है, KBr ने Cl के साथ रिएक्ट किया और इसी तरह क्लोरीन और ब्रोमीन और इस तरह से सॉल्ट बना लिया अलग से।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों हमारे पास होता है, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से यहाँ तक आप विद वन एग्जांपल करेंगे। In double displacement reaction, two reactants are decomposed to form new substances by exchanging their radicals. For example, उन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, A B है और C D है, ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? जो A है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? D के साथ, और जो हमारा B है वो किसके साथ बना लेगा? C के साथ, C और B बना लेंगे। इसी तरह इसकी ये एग्जाम्पल है, और ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।